ये कहानी सुनने से पहले अपने कान में हेडफोन जरूर लगा लेना, क्योंकि अगर आप इसे अकेले में सुनते हो तो ही बेहतर होगा, नहीं तो आसपास से एक दो चप्पल सीधे आकर आपके मुंह पर भी लग सकती है। ये कहानी छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन को देखते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों के बीच एक नदी बह रही होती है, जिसके ऊपर बहुत सारे हॉट स्पॉट्स बने हुए थे। यह जगह शहर की भीड़ भाड़ से दूर थी, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने और मछली पकड़ने के लिए आया करते थे। इस पूरे इलाके को जिन नाम की एक लड़की अकेले संभालती थी। वह बोल नहीं पाती थी क्योंकि वह बचपन से ही गूंगी थी। इसी वजह से वहां आने वाले टूरिस्ट कई बार उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया करते थे। खैर, जिन को अब इन सब चीजों की आदत हो गई थी। इतना ही नहीं, अब तो वह इन गंदे कामों के लिए पैसे भी लेने लगी थी। आज सुबह जब वह उठती है तो उस जगह पर ह्युन नाम का एक गेस्ट अपने बैग और सामान के साथ आता है। जिन उसे अपने साथ आने के लिए कहती है और फिर उसे अपने फ्लोटिंग बोर्ड पर लेकर जाती है। बोर्ड पर एक बैटरी रखकर वह उसे नदी के ऊपर बने एक तैरते हुए घर की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर वह ह्युन का सामान नीचे उतारती है और फिर अपनी बोट लेकर वापस लौट जाती है। उसके जाने के बाद ह्युन अपने बैग को बोट हाउस में टांग कर खुद घर के अंदर चला जाता है। उधर जिन अपने एक गेस्ट को चाय और उसकी जरूरत का सामान देकर अपनी बोट लेकर वापस निकल जाती है। जब रात होती है तो जिन फिर से अपने कस्टमर के लिए जरूरी सामान उनके बोट तक डिलीवर करने जाती है। लेकिन जब वह अपने कुछ गेस्ट को कॉफी दे रही होती है तो उनमें से एक गेस्ट उसे अपने साथ बोट पर बने केबिन में ले जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है। डर के मारे जिन वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ह्युन अपने साथ एक कुत्ता लेकर आया था और वह जिन को उन लोगों के घर से निकलते हुए देख लेता है। उसी आदमी को भी जिसने जिन के साथ गलत किया था। अपने दोस्तों से जिन को पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन वे लोग उसे पैसे देना नहीं चाहते थे। जिन कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है, जो नदी में गिर जाते हैं। जिन उन पैसों को नदी से उठाकर अपने घर ले जाती है और उन्हें सुखाने लगती है। जिन का घर नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां वह अपने फ्लोटिंग होटल का कारोबार चलाती थी। अब हम वापस उस आदमी को देखते हैं जिसने जिन के साथ गलत किया था। वह फ्लोटिंग हाउस के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था। तभी नदी के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसे पानी में खींच लेता है। गिरने की आवाज सुनते ही उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। अब हम फिर से जिन को देखते हैं। वह उनकी बोट पर जाती है, लेकिन उन्हें देखकर चुपचाप वापस अपने घर लौट आती है। अगली सुबह जिन अपनी बोट लेकर अपने फ्लोटिंग होटल की सफाई करने चली जाती है। सफाई करते करते उसे नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाती है। अब हम दो लोगों की डेड बॉडी देखते हैं। तभी यन की अचानक नींद खुल जाती है, क्योंकि उसने अपने सपने में वही डेड बॉडीज देखी थी। ये डेड बॉडीज किसकी थी, इसका पता हमें आगे की कहानी में चलेगा। जब जिन ह्युन के घर के पास आती है तो देखती है कि कल रात उसने जो खाना दिया था, ह्युन ने उसे अब तक नहीं खाया है और वह बैठकर रो रहा है। उसे रोते हुए देखकर जिन सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह क्यों रो रहा है। असल में ह्युन ने अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देख लिया था और गुस्से में आकर उन दोनों का मर्डर कर दिया था। इसी वजह से वह पुलिस से बचने के लिए यहाँ भाग कर आया था। सुबह से शाम हो जाती है और जिन चुपचाप ह्युन को देखती रहती है। फिर रात के वक्त हम ह्युन को अपनी गन से खुद की जान लेने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके हाउस बोट के नीचे से कुछ उसे चुभता है, जिससे डर कर उसकी गन पानी में गिर जाती है। उसी समय हम वहाँ से जिन को गुजरते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ह्युन की जान बचाने के लिए जिन ने चुपचाप स्क्रू ड्राइवर से उसे हल्का सा धक्का दिया था। अगले दिन ह्युन अपने फ्लोटिंग हाउस में लगे तार को अपने प्लायर से काट कर निकालता है और उससे एक फिशिंग हुक बनाकर नदी में मछली पकड़ने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिन वहां आती है तो देखती है कि ह्युन ने अपने फिशिंग हुक में चारा ही नहीं डाला था, इसलिए वह उसके हुक में चारा लगा देती है ताकि कोई मछली उसमें फंस जाए। जैसे ही जिन वहां से जाती है, ह्युन बाहर आकर देखता है कि उसकी फांस में मछली फंस चुकी थी, लेकिन वह मछली को हुक से निकालकर उसे आजाद कर देता है। जिन को अपने घर में झूले पर बैठे हुए देखकर ह्युन उसके लिए तार से एक झूला बनाता है। इधर जिन जंगल की तरफ जाती है और एक मेंढक को पकड़कर लाती है। फिर वह उसे ह्युन के बर्तन में डाल देती है। जब ह्युन उसे देखता है तो वह जिन को एक स्कल्पचर गिफ्ट करता है, जिसे उसने तार से बनाया था। जिन को ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वह बहुत खुश होती है। इसके बाद वह ह्युन पर और ज्यादा
नजर रखने लगती है और उसके करीब रहने लगती है। अगले दिन जब जिन अपने गेस्ट हाउस की सर्विस देने जा रही होती है, तभी वहाँ दो लड़कियां आती हैं। ये दोनों लड़कियां पैसे लेकर गलत काम करती थीं। जिन उन्हें अपने साथ एक फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है, जहां दो आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें वहां छोड़कर जिन ह्यून के फ्लोटिंग हाउस में उसे खाना देने के लिए जाती है। वहां ह्यून उससे पूछता है कि टॉयलेट कहाँ है। इसके जवाब में जिन उसे बोट पर बने एक छेद को दिखाती है, जिसे उसने बाथरूम की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। ह्यून वहां बैठकर हल्का होने लगता है और साथ ही पास वाली बोट पर उन लड़कियों को अपने कस्टमर्स के साथ पैसों के लिए लड़ाई करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए ह्यून अपने बर्तन को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। उधर जिन अपने घर से उसे देखती रहती है और शराब पीती रहती है। फिर अचानक वह उठती है और शराब लेकर ह्यून के फ्लोटिंग हाउस पर चली जाती है। वहां बैठकर वह फिर से शराब पीने लगती है। ह्यून भी उसके बगल में आकर बैठ जाता। जिन उसे शराब पीने के लिए देती है, लेकिन ह्यून शराब पीते पीते जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। लेकिन जिन उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद अपनी बोट लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक वैश्य वहां पर आती है। जिन उसे ह्यून के पास लेकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि ह्यून ने उसे वहां बुलाया था। जिन उसे वहां ले जाना तो नहीं चाहती थी, के लिए उसे पैसे मिलने वाले थे, इसलिए वह उसे ह्यून के पास छोड़कर चली जाती है। लेकिन ह्यून उस लड़की के साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और बस उससे बातें करता है। उनसे बात करते करते काफी देर हो जाती है, जिससे वह लड़की समझ जाती है कि ह्यून एक बहुत अच्छा इंसान है और उसे बस किसी के साथ की जरूरत है। इस लड़की का नाम सू था। सू ह्यून से अपनी अंगूठी भी टाइट करवाने के लिए कहती है। ह्यून उसके लिए तार से एक वायर बाइसिकल भी बनाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सू हीरोइन के नशे में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने दूसरे कस्टमर की कोई फिक्र नहीं थी, इसलिए उसका बॉस उसे वहां से जबरदस्ती निकालकर मारने लगता है। सू अपने बॉस से कहती है कि ह्यून बहुत अच्छा है, उसने कुछ गलत नहीं किया और मैं उसके कारण लेट नहीं हुई थी। उसके दिन वाला तो उसका बॉस उसे अपने साथ लेकर चला जाता आराम जीते। फिर जब जिन एक फ्लोटिंग हाउस की मरम्मत कर रही थी, तो उसके पास एक नया गेस्ट आता है। वह उसे अपने साथ एक फ्लोटिंग हाउस में लेकर जाती है, लेकिन वह गेस्ट जिन के साथ जबरदस्ती करता है। जिन को इस बात का बुरा न लगे, इसलिए वह उसे पैसे भी दे देता है। अगले दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की को लेकर वहाँ आता है। जिन उन्हें भी अपनी बोट से फ्लोटिंग हाउस में पहुंचाकर वहाँ से चली जाती है। वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर मछली पकड़ने लगता है। वह एक मछली पकड़कर उसके दोनों साइड के मांस को काट कर निकालता है और उसे खाने के बाद बाकी की मछली को वैसे ही जिंदा पानी में छोड़ देता है। इधर सू वापस जिन के पास आती है और उसे ह्यून के पास लेकर जाने के लिए कहती है। ह्यून जब सू को देखता है तो वह उसे बताती है, आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने का फैसला किया है। यह सुनकर जिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब सू और ह्यून एक दूसरे के करीब होते हैं, तो जिन बाथरूम से छिपकर उन्हें देखने लगती है, लेकिन इससे पहले कि ह्यून उसे देख पाता, जिन वहां से चली जाती है। अगली सुबह जब सू जाने वाली होती है तो ह्यून उसे पैसे देता है, लेकिन सू पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं यहाँ किसी वैश्या की तरह तुमसे मिलने नहीं आई थी। फिर भी वह पैसे ले लेती है और जाते वक्त ह्यून को गले लगाती है। जिन ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही होती है। जब सू किनारे की ओर जाती है तो वह सारे पैसे जिन को देते हुए कहती है, मेरे लोगों का ख्याल रखना। लेकिन जिन गुस्से में वे पैसे उसके मुंह पर फेंक देती है, तो वह अचानक वापस ह्यून के फ्लोटिंग हाउस पर आती है और उसके होंठ को काट लेती है। अगली सुबह जब जिन उठती है तो वो बहुत रो रही होती है। तभी कुछ सरकारी अधिकारी वहाँ आते हैं जो उस जगह का निरीक्षण करने के लिए आए थे। इस बीच जिन का एक गेस्ट जो 2 दिन पहले ही वहाँ आया था, पुलिस वालों को देखकर भागने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वह एक पुलिस अधिकारी पर हमला कर देता है। दरअसल वह आदमी पुलिस के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। पुलिस से बचने के लिए वह आदमी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबकर बेहोश हो जाता है। पुलिस अधिकारी उसे मछली पकड़ने वाले कांटे से खींचकर पानी से बाहर निकालते हैं। ह्यून भी पुलिस को देखकर बहुत डर जाता है। उनसे बचने के लिए वह फिशिंग हुक निगल लेता है, जिससे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाती है और वह खून की उल्टियां करने लगता है। जिन ये सब देख लेती है और तुरंत ह्यून के पास पहुंच जाती है। वह उसे पुलिस से बचाने के लिए बाथरूम के नीचे बने छेद में छुपा देती है। असल में ह्यून ने अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देख लिया था और गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया था। इसी वजह से ह्यून को डरावने
पुराने सपने आते थे और पुलिस को भी उसकी तलाश थी, लेकिन वह जिन के इस डेस्टिनेशन पर आकर छिप गया था। जब पुलिस वहां आती है तो उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, इसलिए वे वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही जिन ह्युन को बाथरूम के छेद से बाहर निकालती है। वह बेहोश हो चुका था, इसलिए जिन उसे प्यार से संभालती है और होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन ह्युन के मुंह में अभी भी मछली पकड़ने का कांटा फंसा हुआ था। जिन एक लकड़ी की मदद से उसका मुंह खोलती है और बारी बारी से सारे कांटे निकाल देती है। इसके बाद जिन ह्युन को राहत देने के लिए उसे प्यार करती है और उसका खूब ख्याल रखती है। वह उसे अपने घर से साफ कपड़े लाकर देती है। फिर एक दिन जिन ह्युन को अपने साथ बोट पर बैठाकर उसे इस जगह से बहुत दूर घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ चारों ओर घास ही घास थी। अगले दिन सू दोबारा ह्युन से मिलने आती है, लेकिन इस बार जिन उसे ह्युन के पास नहीं जाने देना चाहती थी। सू खुद ह्युन की बोट स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए जिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है ताकि वह ह्युन की बोट खराब न कर दे। लेकिन जिन उसे ह्युन के फ्लोटिंग हाउस में ले जाने के बजाय एक दूसरे फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है। वह सू के हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप चिपका देती है। इसके बाद वह उस फ्लोटिंग हाउस के एंकर को भी खोल देती है, जिससे वह बोट बहकर बहुत दूर चली जाती है। इसके बाद जिन ह्युन के पास जाती है, उसे गले लगाती है और उसके साथ सो जाती है। उधर सू खुद को आजाद करने की कोशिश में केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ बंधा होने के कारण वह सीधे नदी में गिर जाती है और डूबकर मर जाती है। अगली सुबह जिन सू को देखने के लिए जाती है, लेकिन जब वह सू को मरा हुआ देखती है तो बहुत डर जाती है। डर के मारे जिन वापस किनारे पर जाती है और सू की स्कूटी को अपनी बोट पर लाकर रखती है। फिर वह सू की डेड बॉडी को स्कूटी के साथ बांधकर नदी में फेंक देती है, ताकि ज्यादा वजन होने की वजह से वह बॉडी नदी के अंदर ही रहे। रात होते ही सू का बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां आता है। वह जिन की बोट लेकर ह्युन के फ्लोटिंग हाउस तक पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे सू नहीं मिलती तो वह ह्युन से झगड़ने लगता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में बस को नदी में धक्का दे देता है। बस को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह डूबकर मर जाता है। लेकिन तभी वहां पर स्कॉर्पियो आ जाती है। वे दोनों मिलकर बस को एक इन्वर्टर बैटरी के साथ बांधकर नदी की गहराई में डाल देते हैं, ताकि किसी को भी उसकी डेड बॉडी का कुछ पता न चले। इन सब के बाद ह्युन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, इसीलिए वह लगातार मछलियों को पकड़कर अपने चाकू से मारता। एक दिन उसके कांटे में वही मछली फंस जाती है जिसे अंकल ने आधा खाकर जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन ह्युन उसे नहीं मारता। वह उसे पानी में वापस छोड़ देता है। जिन उसे परेशान देखकर गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नाउ ह्युन गुस्से में उसे धक्का दे देता है। इस पर जिन उसकी बोट को पिंजरे के साथ नदी में डुबा देती है, जिससे ह्युन बौखला जाता है। गुस्से में वह अपना सामान पैक करने लगता है। जब जिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह कहता है, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। यह सुनकर जिन चुपचाप अपनी बोट लेकर वहां से चली जाती है, ताकि हारून वहां से न जा सके। रात के अंधेरे में ह्युन ने एक फ्लोटिंग बैरल तैरने वाला ड्रम निकाला और उसके सहारे वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने ड्रम को पानी में रखा वह लुढ़क गया और ह्युन डूबने लगा। ठीक उसी समय जिन वहां आ गई। उसने मछली पकड़ने वाले कांटे से ह्युन को पकड़कर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। गुस्से में ह्युन जिन को मारने लगता है, लेकिन वह चुपचाप मार सहती रहती है, मानो उसे किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगली सुबह जब ह्युन की नींद खुली तो उसने देखा कि जिन उसके पास बैठी सो रही थी। मौके का फायदा उठाकर उसने जिन की बोट लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बोट की आवाज से जिन की नींद खुल गई। वह घबराई, लेकिन गूंगी होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। हताशा में उसने मछली पकड़ने वाले हुक को अपने पैरों के बीच डालकर इतनी जोर से खींचा कि दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर ह्युन ने बोट मोड़ ली और वापस आ गया। उसने देखा कि जिन पूरी तरह से खून से लथपथ पानी में तड़प रही थी। वह तुरंत उसे पानी से बाहर खींच लाया और उसके पैरों के बीच फंसे सारे हुक निकाल दिए। अब वे दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे, मानो उस हिंसा, गुस्से और दर्द के बावजूद वे एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे। फिर एक दिन वह बुद्ध चाचा एक बार फिर अपनी बेटी की उम्र की एक दूसरी लड़की के साथ वहां आता है। उनका ये होटल किसी ओयो से कम नहीं था। बुद्ध चाचा अपने कीमती बाज फाल्कन को फ्लोटिंग हाउस के किनारे रखकर मछलियां पकड़ने लगता है। जैसे ही उसके कांटे में एक मछली फंसती है, उसे देखने के एक्साइटमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड का हाथ फिसल जाता है
और चाचा की घड़ी नदी में गिर जाती है। यह देखकर चाचा गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार देता है क्योंकि वह घड़ी उसके लिए बहुत कीमती थी। इसके बाद चाचा एक आदमी को फोन करके कुछ डाइवर्स गोताखोरों को बुलाने के लिए कहता है ताकि वे उसकी घड़ी निकाल सकें। लेकिन जब गोताखोर नदी में जाते हैं तो वहाँ से उन्हें एक सड़ी गली स्कूटी और एक डेड बॉडी मिलती है। इन गोताखोरों को देखकर जिन अपनी बोट में एक छेद कर देती है और इंजन निकालकर फ्लोटिंग हाउस पर हमला कर देती है। फिर वह एंकर निकालकर ह्यून और फ्लोटिंग हाउस के साथ बहुत दूर चली जाती है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ न सके। कुछ दिनों बाद हमें ह्यून को नदी के किनारे जाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें जिन की बोट पर उसकी डेड बॉडी दिखाई देती है। दरअसल जिस दिन जिन ने अपनी बोट डुबोई थी उसी दिन वह मर गई थी। जब चाचा ने उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला था तब ह्यून को वहाँ से बचाने में मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिन की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने ऐसी ही एक फिल्म की कहानी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वह नहीं देखी तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके जरूर देखें।